आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस स्टूडियो से आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एयर इंडिया के कॉकपिट में अब टाटा सन्स की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। घाटे में चल रही एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की कोशिशें काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब जाकर इसके लिए बोलियां फाइनल हो पा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह है टाटा के साथ टेक ऑफ। तो अब बोलियां तो फाइनल होने जा रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टाटा ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बोली लगा दी है। अब एयर इंडिया किसको मिलेगा, इसका ऐलान जल्द हो सकता है। विजेता के नाम का ऐलान होने के बाद मालिकाना हक के ट्रांसफर होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो एक तरह से कहें तो एयर इंडिया की घर वापसी होने जा रही है, क्योंकि 1953 में राष्ट्रीयकरण के पहले एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास ही थी। लेकिन एयर इंडिया को बचाने की नौबत क्यों आई और एयर इंडिया की मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर एक नजर पहले डालेंगे, तभी हम इस पूरे विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। राइट, तो यहां पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि एयर इंडिया की फ्लीट जो है, जो किसी भी एयरलाइन की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो क्या है। तो अगर आप देखें तो एयर इंडिया के पास एक ऐसा फ्लीट है जिससे कोई दूसरी एयरलाइन जल जाएगी। कुल 172 जहाज हैं इनकी फ्लीट में, जिसमें से 87 इनके खुद के हैं। आमतौर पर कंपनियों के पास इतनी बड़ी संख्या में खुद के जहाज नहीं होते। कुछ और आंकड़े अगर इस फ्लीट साइज में हम आगे देखें कि जो सेल या लीज बैक वाले विमान हैं, ऐसे विमानों की कुल संख्या जो है वो 23 है, जबकि ड्राई लीज के जो विमान होते हैं जो अक्सर बाहर से लिए जाते हैं वो 62 के करीब है। तो ये थी इनकी फ्लीट की ताकत। अब कंपनी आखिर इतने बड़े फ्लीट से कमाती क्या है, रेवेन्यू क्या है, किस तरीके से उनका कमाई होती है। रेवेन्यू का ब्रेकअप अगर हम देखें एयर इंडिया पे, तो मेजॉरिटी जो इनकी है वो पैसेंजर सर्विस है। अगर आप नजर डालें आंकड़ों के ऊपर तो यात्रियों से, यानी यात्रियों की जो इधर से उधर वो लेके जाते हैं, उससे करीब 82% इनका रेवेन्यू आता है। कार्गो सर्विसेज 5%, मतलब जो जहाज यात्रियों को लेकर उड़ता है उसी में जो कार्गो को पार्सल जाता है तो 5% कमाई वहां से आ जाती है। चार्टर से 6%, इंसिडेंटल रेवेन्यू 4% और अन्य 3। तो लेकिन मेजॉरिटी आप पकड़ें तो यात्रियों को जो ये सुविधाएं देती हैं, यात्रियों को जो ये सेवाएं देती हैं, 82% इनका रेवेन्यू वहीं से बनता है। अब अगर हम कुछ आंकड़ों पे नजर डालें कि किस तरह की कमाई रही अलग अलग वित्त वर्षों में, कंपनी ने आखिर क्या किया कि इसको बेचने की नौबत आई, तो अगर हम इनके रेवेन्यू अलग अलग साल में जो डालें उसमें घाटे की अगर हम बात करें, ऑपरेशंस तो एयर इंडिया कर रही थी लेकिन घाटा बहुत ज्यादा लग रहा था। अब आपको दिखाते हैं कि घाटे के फिगर। वित्त वर्ष 2018 में ये करीब 6000 करोड़ था। वित्त वर्ष 2019 में बढ़ के करीब 9000 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2020 में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि करीब 76,000 या 7800 के आसपास का इसने घाटा खा लिया। और ये उनके कर्ज की बैलेंस शीट है आपके सामने। वित्त वर्ष 2018 में 57,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, वित्त वर्ष 2019 में 58,000 हो गया बढ़ के। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आता है, लेकिन आज भी 38,000 करोड़ से ज़्यादा का भारी भरकम कर्ज जो है वो एयर इंडिया पे है। मार्केट शेयर जो कि एक बड़ी एसेट होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि ये अभी तक तो नेशनल कैरियर था, तो आप देख रहे हैं कि 12.5% का मार्केट शेयर इसके पास है, जबकि जो दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस हिंदुस्तान में ऑपरेट करती हैं उनके पास 87% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो इतनी बड़ी फ्लीट, इतना छोटा मार्केट शेयर, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर इंडिया जो कि एक बहुत भरोसे का नाम है, जिससे लोग सफ़र करना पसंद करते हैं, इंडिया का नेशनल कैरियर है, लेकिन बावजूद उसका जो मार्केट शेयर है वो सिकुड़ के महज 12.5% रह गया। और सर्विसेज में कोई कमी नहीं थी, जहाज कोई बहुत पुराने घिसे पिटे नहीं थे, लेकिन शायद यही कारण हुए कि एयर इंडिया की विनिवेश का सरकार को फैसला लेना पड़ा और अब ये एक बार फिर लौट के टाटा के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए, आज एयर इंडिया पे ही ढेर सारी बातें होने वाली हैं। आज चर्चा के लिए हमने जिन मेहमानों को आमंत्रित किया है उनमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्टार एयर कंसल्टिंग के चेयरमैन हर्षवर्धन जी, एटी टीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य जी,
और पॉलिसी एक्सपर्ट राहुल सिंह साहब, इसके अलावा एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और एयर इंडिया पर बात करना भी अच्छा लगता है और एयर इंडिया के बारे में जानना भी अच्छा लगता है, लेकिन आप अब जबकि एयर इंडिया शायद टाटा की हो सकती है, इनफैक्ट कहें हो ही गई, एक औपचारिक ऐलान की हमें सिर्फ इंतजार है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि आखिर यहां से एयर इंडिया का क्या रुख होगा और क्या एयर इंडिया की किस्मत बदल पाएगी यहां से। राइट, तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं परवेज दमानिया साहब आपके साथ। तो परवेज साहब मुझे ये बताएं कि एयर इंडिया का, माफ कीजिए शायद परवेज जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए, तो चलिए हम हर्षवर्धन जी से शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन जी, एयर इंडिया का पूरा एक चक्र देखें, एक समय का एक चक्र पूरा होता है। शुरुआत होती है जेआरडी टाटा से, वो तस्वीर काफी वायरल हुई ट्विटर पर अपने पिछले कुछ एक दिनों में, जहां वो प्लेन की फ्लीट के साथ खड़े हुए हैं बहुत प्राउडली। फिर इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है और अब वापस से ये एक बार टाटा के पास पहुंच रही है। तो ये तो एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अक्सर समय इसी तरीके से चलता है? देखिए, ऐसा है कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और एक विचित्र घटनाक्रम है। कई दफे जब आप एक शुरुआत करते हैं तो उसी के पास वापस जाना एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है। पर जहां तक जो वस्तु स्थिति का सवाल है, आज की डेट में टाटा से अच्छे उम्मीदवार एयर इंडिया को चलाने के लिए कोई दूसरा है नहीं। मतलब अगर एयर इंडिया फाइनली टाटा के पास जाती है तो मेरा मानना है कि एयर इंडिया के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि एयर इंडिया के कुछ बहुत सारे इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ हैं। सबसे पहली बात तो है कि आज भी एयर इंडिया का जो ब्रांड नेम है वो दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड नेमों में से है, और हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल ब्रांड जिसे आप कहते हैं उनमें एयर इंडिया का शुमार होता है। हम दूसरा एयर इंडिया जैसा कोई ब्रांड दुनिया में हिंदुस्तान के नाम से पैदा नहीं कर पाए हैं। तो उसमें मेरा मानना है कि वो अपने आप में एक उसकी एक साख है, उसकी एक अपनी गुडविल है और एक क्रेडिबिलिटी है। ये बात जरूर है कि एयर इंडिया के नुकसान में रहे, पर एयर इंडिया के साथ बहुत सारे और फैक्टर्स भी रहे जिसका हम चर्चा होती रही, क्योंकि एयर इंडिया एक बहुत ज्यादा चर्चित विषय है जिसमें आप मानते हैं कि एयर इंडिया को राष्ट्र के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो बहुत सारी कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं होती हैं। उनको एक तरह का जब एक पब्लिक सेक्टर होता है तो एक सरकार का एक हिस्सा होता है और उसको बहुत सारी जो राष्ट्र की जरूरतें हैं, प्रायोरिटी हैं, उनके हिसाब से घूमना, मतलब अपने आप को सेवा में हाजिर करना होता है। और उसमें एयर इंडिया ने बहुत बड़ा रोल करा है। जितने आपके एनआरआईज का इवैक्यूएशन हुआ है, जब भी कभी क्रिटिकलिटी आई है, देश में संकट आया है, तो एयर इंडिया की ने आगे बढ़ के उस चीज को संभाला है। अभी भी पिछले कुछ दिन पहले ही काबुल से इवैक्यूएशन फ्लाइट्स करी गई हैं, जो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर की किसी एयरलाइंस के लिए करना एक बहुत ही जोखिम भरा होता और शायद वो ना कर पाते। तो एयर इंडिया ने अपने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी एक पहचान बनाई और एक बहुत अच्छा काम करा। जहां तक टाटास का सवाल है, टाटा जेआरडी टाटा एक विजनरी थे, उन्होंने एक शुरुआत करी, पर ये कहना कि वो सारा वहां से वहीं तक रहा। एयर इंडिया का मॉडर्नाइजेशन जो है प्राइवेट जब पब्लिक सेक्टर में आ गई, उसके बाद प्राइवेट है जो हमारा फ्लीट मॉडर्नाइजेशन है, जिस फ्लीट की आप बात कर रहे हैं, 56 से लेके 95-96 तक हम लोग ब्रांड लीडर रहे। इवन 787 में भी हम मार्केट लीडर रहे। तो हम लॉन्च कस्टमर रहे नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो एयर इंडिया ने हमेशा टेक्नोलॉजी में सबसे पहले अपना कदम रखा, जो कि आज की डेट में एविएशन इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि कौन सी एयरलाइंस ऐसी है जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट करती है। सबसे पहली एशिया की जो जेट इंजन ओवरशॉट थी वो भी एयर इंडिया में आई। तो कुल मिला के एयर इंडिया का एक परफॉर्मेंस रहा 80 के दशक तक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। आज जो एयर इंडिया है वो उसी तरह की एयर इंडिया नहीं है जैसी टाटा की एयर इंडिया थी, क्योंकि जिस टाइम नेशनलाइजेशन हुआ तो दो अलग अलग अंग थे। एक अंतर्राष्ट्रीय था जिसे एयर इंडिया कहते थे, और दो एक अंतर्देशीय था जिससे इंडियन एयरलाइंस के तौर पे लिया गया, जिसमें करीब 47 अलग अलग एयरलाइंसों को मर्ज करके बनाया गया। और वो सारी एयरलाइंस फाइनेंशियल लॉसेज में चल रही थी, सर्वाइवल का उनके साथ क्वेश्चन था। तो
वो जो दूसरी एयरलाइंस थी उनसे जो बन के इंडियन एयरलाइंस बनी, और एक जो डोमेस्टिक नेटवर्क एक बहुत बड़ा विश्व में हमने बनाया, उसको मर्ज करके फिर एक फाइनली प्रफुल्ल पटेल के टाइम में एयर इंडिया एक सिंगल एंटिटी कर दिया गया। और आपको सबको पता है कि वो मर्जर जो है वो एयर इंडिया के लिए कितना घातक सिद्ध हुआ जी। और सबसे ज्यादा परेशानी उस मर्जर से हुई है। बिल्कुल। तो अभी पिछले कुछ सालों में तो खास तौर पे अभी जो हुआ है उसमें कोई एयर इंडिया ही सफर नहीं कर रहा, प्राइवेट एयरलाइंस भी उतनी सफर कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज को समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार एयर इंडिया जो इतनी शानदार फ्लीट और इतनी शानदार लेगेसी वाली एयरलाइंस है, और ऐसा भी नहीं था कि एयर इंडिया बहुत महंगी पड़ती थी लोगों के हिसाब से, बल्कि बहुत लोगों को उसने उड़ने का मौका दिया। सचिन पांडे जी, आखिर ऐसा क्या गलत हुआ एयर इंडिया के साथ कि उसकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली गई, जबकि उसके पास फ्लीट सबसे बेहतर थी, स्लॉट सबसे बेहतर थे, वर्कफोर्स सबसे ज्यादा बड़ी थी? हाँ विपिन जी नमस्कार। एयर इंडिया का जैसे आपने चर्चा करी है, उनकी फ्लीट सबसे बेहतर थी, उनके रूट सबसे बेहतर थे, लेकिन हर एयरलाइन में जब हम लोग टिकट बुक करते हैं तो पैसेंजर एक चीज देखता है कि टिकट का प्राइस कितना है, और ये प्राइस अगर एयरलाइन को कॉम्पिटिटिव बेसिस पे भेजना है तो एयरलाइन का कॉस्ट बेस बहुत कम होना चाहिए। और इस विषय में एयर इंडिया ने काफी दिक्कतें झेली। एयर इंडिया का कॉस्ट बेस आज की दौर पे सबसे अधिक है पूरी इंडस्ट्री में, इसीलिए जिस साल कोरोना हुआ और बाकी एयरलाइनों को रोका गया, इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ एयर इंडिया कर पा रही थी, इसके पश्चात एयर इंडिया का घाटा 10,000 करोड़ था। तो कॉस्ट बेस जो था इसका ठीक नहीं रहा है, और आगे के वक्त में एयर इंडिया का कॉस्ट बेस ठीक करना होगा। तो टाटाज को ये काफी कठिन काम लगेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन है ये, और इससे कॉस्ट निकालना और कॉस्ट बेस एकदम कॉम्पिटिटिव करना काफी मुश्किल काम रहेगा। जी भट्टाचार्य जी, अब जब टाटा की तरफ से अगर इस चीज को देखें तो देखिए, एक वक्त में उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की और आज फिर वो एयर इंडिया लेने जा रहे हैं। टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो एविएशन से जो उनके लगाव है, उनकी जो चाहत है, वो वक्त वक्त पे दिखाई दी। अभी वो ऑलरेडी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर में विस्तारा को चला रहे हैं, बीच बीच में उन्होंने और भी कोशिशें की। तो एक इमोशनल कनेक्ट है। ये जो टाटा का बाय है, इसमें कितना इमोशनल कनेक्ट है और कितनी बैलेंस शीट देखी गई है, इसको कैसे समझे कि एक ठीक है ये एक्विजिशन मुझे करना है, क्योंकि एक बहुत पुराना कनेक्शन एयर इंडिया से, और एविएशन को हमने ही शुरू किया था और टाटा एयरलाइंस के नाम से ये सब शुरुआत हुई, और आज फिर हम उसमें आना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट पे देखें तो शायद इसके बिडर्स उस तरीके से उत्साहित नहीं होंगे कि मैं कोई बहुत अच्छा एक्विजिशन करना चाह रहा हूं, जैसे दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन है। तो इसमें कितना सेंटिमेंट है और कितना प्रैक्टिकलिटी है? देखिए, सेंटिमेंट तो है, इमोशनल कनेक्ट तो बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। एयर इंडिया जब टाटा ने शुरू किया था 1930-32 में, तब मैं समझता हूँ कि उसके बाद नेशनलाइजेशन के तक एयर इंडिया का जो एक इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में जो एक स्टेटस था, वो बहुत बड़ा स्टेटस था। आपको मालूम होगा कि जब सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस का लॉन्च हुआ, तब एयर इंडिया से टेक्निकल सहायता मांगी गई थी, और एयर इंडिया के साथ जो सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन का जो एक कोलैबोरेशन टेक्निकल असिस्टेंस था, वो काफी दिन चला। उसके बाद सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस काफी आगे निकल गई और एयर इंडिया नेशनलाइजेशन के दबाव में आकर मैं समझता हूं नीचे की ओर चली गई। टाटा की अगर आप देखें कि मैं मानता हूं कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है टाटा का, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस सिनर्जी है इसमें। और अगर आप टाटास की अगर एविएशन फुटप्रिंट देखें तो उनके पास विस्तारा है, विस्तारा के साथ सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन का एक कोलैबोरेशन भी है उनके साथ। और मैं ये समझता हूं कि एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद
उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम प्लान जो विस्तारा के साथ थी, उसमें काफी एक एक क्रियान्वयन करने की एक सुविधा मिलेगी उन्हें। ये पहली बात है, सिनर्जी मैं देखता हूँ बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये है, जो टर्म्स ऑफ एक्विजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप एयर इंडिया की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पर एयरक्राफ्ट देखें तो ये करीबन और एयरलाइन से काफी ज्यादा है। लेटेस्ट एस्टिमेट के अनुसार मेरे हिसाब से 133 एम्प्लॉयज पर एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया के। और अगर आप बाकी जो एविएशन कंपनी जो हैं उनका जो एयरक्राफ्ट टू एम्प्लॉय रेशियो है वो करीबन 100, 103, 104, 105 में होता है। तो एयर इंडिया के जो लेने के बाद टाटा को पहला चीज उनको ये देखना पड़ेगा किस तरह से वो एक जो एम्प्लॉयज का जो एक जो बोझ जो है, समझता हूं मैं, ये बोझ को किस तरह से संभालें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी, उन एम्प्लॉयज को इधर रीडिप्लॉय करें या किस तरह से उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में डाल दें। क्योंकि अगर एयर इंडिया को टाटा ने उसको फाइनेंशियली वायबल बनाना है, मैं समझता हूं उनके पास एयरक्राफ्ट तो हैं, पर उनकी जो फाइनेंशियल ड्यूज है एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो लीज पेमेंट ड्यूज हैं, वो तो बनी रहेंगी। और अगर वो जो उनकी, जैसे आपने भी कहा कि जो पैसेंजर सर्विसेज जो इनकम जो है उसको अगर बढ़ाना है तो उनको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा वो है कि एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट रेशियो अगर आप नीचे ला सके तो मैं समझता हूं कि टाटा के लिए, अगर टाटा के पास ये एयर इंडिया जाती है तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। क्योंकि वो किस तरह से एम्प्लॉइज टू एयरक्राफ्ट रेशियो कम करे और कम करने के बाद अपनी जो विस्तारा के साथ और एयर इंडिया का जो एक समन्वय या एक स्ट्रेटेजिक जो एक एडवांटेज है वो किस तरह से उसको ले सके। आपको याद होना चाहिए कि एयर इंडिया के साथ सबसे बड़ा एसेट उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है जी। सबसे बड़ा एसेट है उनके बायलैटरल राइट्स। विस्तारा ने बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल एविएशन प्लान उन्होंने एक इम्प्लीमेंट करने की सोची है उन्होंने। मैं ये समझता हूं कि अगर एयर इंडिया टाटा के पास जाता है तो विस्तारा की इंटरनेशनल जो गेम प्लान जो थी उसमें ये काफी सहायता दे सकती है। अगर एयर इंडिया का कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट ये नई मैनेजमेंट में आकर उसको कम किया जा सके, ये बहुत बड़ा एक इफ है, बहुत बड़ा एक यदि जिसे हम कह सकते हैं। पर इसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और टाटा के लिए, उनके विस्तारा की गेम प्लान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, मैं राहुल सिंह जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार हर्षवर्धन साहब के पास दोबारा जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, जो बात अभी भट्टाचार्य साहब भी कह रहे हैं और शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप एक ऐसी कंपनी को लेकर आ रहे हैं जिसमें जो फ्लीट टू एयरक्राफ्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से वो सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पब्लिक सेक्टर में काम किया है। अब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं अगर हम कहें तो। ये जो पूरा ट्रांजिशन है और फिर बैलेंस शीट पे इतना सारा कर्जा, क्या ये एक टफ टास्क होगा टाटा के लिए मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि विस्तारा चला रहे हैं लेकिन वो एक बहुत छोटी एयरलाइन है कंपैरेटिवली। देखिए, इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एयर इंडिया की वर्किंग है उसमें लो कॉस्ट और फुल सर्विस कैरियर का एक गैप है। और जनरली पिछले 20 सालों में जितने फुल सर्विस कैरियर हैं उन्होंने सफर करा है, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में का तजुर्बा है। तो या तो आप उसको लो कॉस्ट पे लाइए, जो पहले कंसेप्ट था कि आप थोड़ा बहुत मार्जिनल डिफरेंस जो कॉस्ट का है उसको कस्टमर से ले सकते हैं, वो अब खत्म हो गया। कस्टमर फैसिलिटी फुल कॉस्ट की मांगता है पर उसको सीख कर मतलब उसको फेयर देने को तैयार नहीं है। तो आपको किसी स्टेज पे ये तय करना होगा कि एयर इंडिया को वो फुल कॉस्ट फुल सर्विस कैरियर रखें या लो कॉस्ट में कन्वर्ट करें। और वो एक यूनिफॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। आधा फुल कॉस्ट, आधा फुल सर्विस और आधा लो कॉस्ट नहीं चल सकता। दूसरा, जो कोई कह नहीं रहा है और मेरा अपना मानना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है एयर इंडिया को डाउन करने का, वो है जो सरकार के अपने लोग किसी पब्लिक सेक्टर को सैबोटाज करते हैं। जैसे जब प्रफुल्ल पटेल मंत्री थे तो जितने प्रॉफिटेबल रूट्स थे उनको बंद करके प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेटर्स को दे दिया गया।
जो सारे स्लॉट्स प्राइम स्लॉट्स थे उनको हटा के एयर इंडिया से इंडिगो को दे दिया गया। तो अब अगर कोई मतलब एयर इंडिया एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरे क्या है कि जो उसकी लीडरशिप थी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव रखे, उनमें किसी ने उनको पोजीशन की ज्यादा परवाह थी बजाय इसके कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते। तो उनमें से किसी ने इस चीज को रेजिस्ट नहीं करा। अगर एयर इंडिया के इंटरेस्ट को इस तरह से सेक्रीफाइस ना करा जाता तो मेरा मानना है कि एयर इंडिया की हालत वैसी नहीं होती। टाटास जब एक एकीकृत मैनेजमेंट देंगे, तो मल्टीपल जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें मल्टीपल डायरेक्शंस अलग अलग आते हैं, हर आदमी जो है उसका एक खुदा होता है। तो जब एक टाटास के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा तो वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग और जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा मेरा मानना है कि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। पर यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है, जो एम्प्लॉयज के बारे में बार बार एयर इंडिया की बात कही जाती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए एयर इंडिया का पर एयरक्राफ्ट रेशियो तो जरूर ज्यादा है पर एम्प्लॉयज, पर एयर इंडिया इज द ओनली कैरियर इन दिस कंट्री जिसका अपना इंटरनल सारा जो मल्टीपल फैसिलिटीज हैं, इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट पूरा है। इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा मैन पावर कंज्यूमिंग होता है। तो इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट, ग्राउंड हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, दे आर ऑल रेवेन्यू अर्निंग सेक्टर्स। तो एयर इंडिया इज द ओनली कैरियर व्हिच हैज इट्स ओन इंटरनल सर्विसिंग फैसिलिटीज जो किसी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। तो उनके पास वो नंबर तो नहीं है, पर उनको वो फैसिलिटी लेने के लिए दूसरे पेमेंट करने पड़ते हैं जी। तो एयर इंडिया को सिर्फ ये है कि उनके पास एक परमानेंट लायबिलिटी है। अब बार बार वहां के लोगों को कहते हैं, जहां तक मेरा मानना है कि एयर इंडिया की टीम की कॉम्पिटेंस जो है वो किसी भी हालत में प्राइवेट सेक्टर की टीम की कॉम्पिटेंस से थोड़ा बेहतर है उनको, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको तजुर्बे की ज्यादा जरूरत होती है। और एयर इंडिया का जो वर्किंग डिसिप्लिन रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑपरेटर से कम्पीट करते रहे हैं, वो किसी भी मामले में प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं राहुल सिंह साहब। तो अब अगर हम इंडियन एविएशन सेक्टर को देखें, इस समय की जो मौजूदा स्थिति, हमने शुरू में इसलिए देखा कि 12.5% के आसपास का जो है सिर्फ मार्केट शेयर एयर इंडिया के पास रह गया। इतना सब कुछ तामझाम रखते हुए भी बाकी सारा का सारा जो कब्जा है वो प्राइवेट एयरलाइंस का है। अब जब एयर इंडिया प्राइवेट हो जाएगी, भले ही उसे टाटास ले रहे हैं, लेकिन क्या ऑलरेडी जो इंडिगो खड़ी हुई है, ऑलरेडी क्या स्पाइस जेट ने जो अपनी जगह बना ली है, जेट एयरवेज के फिर से रिवाइवल की बात चल रही है, गो एयर अपना काम कर रही है, खुद टाटा का एक अपना कैरियर ऑलरेडी है, भले ही वो एक अलग रूट पे है और एक अलग क्लास में है, लेकिन क्या टाटा के लिए इतना आसान होगा एयर इंडिया को इन सबके बीच में रीस्टैब्लिश कर पाना? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक पॉलिसी इशू है, क्योंकि जब भी आप मार्केट को ओपन करते हैं, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करते हैं, तो ये एयर इंडिया के साथ ही ऐसा नहीं हुआ कि इसका मार्केट शेयर घट के 12.5% हुआ है। आप देखें टेलीकॉम में BSNL का भी मार्केट शेयर काफी कम हो गया जब टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स आए। तो ये एक नेचर ऑफ इकोनॉमी है, जब साइकिल इस तरह से हम इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करते हैं तो इस तरह की मार्केट शेयर जो है वो कम होता है दूसरे प्लेयर्स के आने से। और एक टाइम फिर आता है जब मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करता है, जहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि क्या ये मार्केट शेयर इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें मैं टाटा की इफिशियंसी पे बात करना चाहता हूँ कि 2010 में मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसमें मैंने इंडिया के 3 एयरलाइंस जहाँ पे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए थे, और वहाँ पे मैं एयर इंडिया भी हमारा एक उसमें केस रहा था। तो मैंने जब लोगों से बात किया तो कई ऐसे लोग उसमें बोलने वाले थे, क्योंकि हम इथिकल ग्राउंड पे जब रिसर्च करते हैं तो लोगों का नाम नहीं बताते हैं। तो लोगों ने यह कहा था कि इस कंपनी को टाटा ही वापस बचा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो वैसे लोग थे जो लोग टाटा के टाइम में, जब टाटा एयरलाइंस था एयर इंडिया, तब उन लोगों ने काम नहीं किया था, बट जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो एक अंडरस्टैंडिंग था टाटा को लेके, जो कन्विक्शन था, वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो कल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और टाटा जिस तरह की कल्चर को लेके आती है जहाँ पे कि आप लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी देते हैं, और कितने सारे स्टडीज हैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने कितने सारे ऐसे रिसर्च करके कितने सारे साइटेशंस है जहाँ पे कि अब बताया गया है कि बेटर कल्चर कैन ऑलवेज ब्रिंग गुड परफॉर्मेंस। तो एक अच्छा कल्चर देखिए लोगों में जॉब सिक्योरिटी करके, और ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट आपका 133% पर एयरक्राफ्ट इज ए कंसर्न, बट मुझे लगता है कि सिर्फ
जो पर एयरक्राफ्ट जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, सिर्फ उनको कम करके हम अपना जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया में जो एयरलाइंस कॉस्ट है वो उस हाई होने का कारण कुछ बाकी सारी चीजें हैं, जिसमें आपका जो इसका फ्यूल का कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए सिर्फ इसके कारण से मुझे लगता है कि बहुत टर्न अराउंड नहीं होगा, बट ये सक्सेसफुल सिनर्जी अगर हो जाएगा, मुझे लगता है कि टाटा में वो एफिशिएंसी है टाटा कर पाएगी, बिकॉज फंडामेंटली टाटा एयरलाइंस का था, तो दे अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। और अब जरूर मार्केट शेयर इंप्रूव करेगा, 12.5 से ज्यादा जरूर इंप्रूव करेगा, मार्केट शेयर बेटर होगा टाटा के एक्विजिशन के साथ। जी, तो परवेज जी हमारे साथ जुड़ गए। परवेज जी, ये तो एक साइड हो गई, आप टाटा के बारे में भी हमें बताइएगा, लेकिन मैं थोड़ी अब जनता की साइड भी इसमें पूछ लेता हूं कि क्या कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है? देखिए, एयर इंडिया ऑलरेडी थी, ऐसा नहीं कि एयर इंडिया नहीं थी और अब कोई नई चीज मिलने वाली है, लेकिन एक नए मैनेजमेंट के साथ मिलेगी, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मिलेगी। किस तरह के हम बदलाव देखेंगे वो तो हमें समझ में आएगा, लेकिन एक कंज्यूमर अगर उसे देखे तो क्या उसके लिए ये सेक्टर और ज्यादा ऐसा हो जाएगा जहां उसको और बेटर ऑफर मिलने शुरू हो जाएंगे और बेहतर दाम मिलने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि डेफिनेटली अगर अपना स्टेक बढ़ाना है मार्केट में अपना ओवरऑल, तो टाटा को भी यहां पर एयर इंडिया के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग वापस उसमें चढ़े और जो मार्केट शेयर सिर्फ 12.5% है वो थोड़ा बढ़े। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, नॉट ओनली फॉर द टाटा ग्रुप बट फॉर द एंटायर कंट्री। एक एयर इंडिया एक टाइम पे एक बहुत अच्छा एयरलाइन था, एवरी कंज्यूमर चॉइस वाज एयर इंडिया, वाज एयरलाइन ऑफ चॉइस। फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट उतरता गया, थिंग्स बिकेम प्रॉब्लम्स एंड पीपल स्टॉप ट्रैवलिंग एयर इंडिया। आज मैं कहता हूं कि टाटास का नाम लगने से पूरा स्टोरी बदल जाएगा। देखिए, आज टाटा विस्तारा बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। Tata has been in the hospitality industry. As Taj hotels are renowned not only in India but all over the world. They are a huge success story. और Tata का जो brand है, the minute Air India पे Tata का नाम लग जाएगा, consumer confidence will go up tremendously. देखिए, जितना competition बढ़ेगा, उतना consumer को फायदा होगा, उतने competitive tickets रहेंगे, उनका quality standard in flight engineering बढ़ेगा, बेटर हो जाएगा। और देखिए, मैं मानता हूं कि देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस विद एयर इंडिया, लेकिन आप सोचिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंजीनियरिंग फैसिलिटीज, जो पार्किंग स्लॉट्स, जो लैंडिंग स्लॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एयर इंडिया के पास है, आज की तारीख में कोई भी इंडियन कैरियर के पास नहीं। न्यूयॉर्क, शिकागो, एलए, साउथ अफ्रीका, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव स्लॉट्स। और मैं और एक बात मानता हूं कि देखिए, Tatas are a very manpower, for them looking after the manpower is of greatest importance. इसलिए अगर कोई इंडिया में ये एयर इंडिया के मैन पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो टाटा छोड़ के कोई भी नहीं कर सकता। और मैं एक बात कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकी। ये एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का बात हम 15-20 साल से सुन रहे हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन द बुल बाय इट्स हॉर्न्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। और मैं पहले से कहता हूं कि रतन टाटा साहब का दिल इसमें बहुत था, एंड आई एम श्योर ही विल पुट हिज फुल हार्ट टू इट, एंड दिस इज लाइक द कंपनी कमिंग बैक टू इट्स रूट्स। एक टाइम पे आप मानेंगे नहीं, एयर इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, नॉट इन द एयर इंडिया। एयर इंडिया यूज्ड टू ट्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस इन इंडिया। फिर क्या ये एकदम गवर्नमेंट मैनेज टाइप हो गया, कभी मैनेजमेंट स्टेबल रहा नहीं। यूनियंस क्यों बढ़ गए? क्योंकि ऊपर का मैन पावर ठीक नहीं था, इसलिए देयर वर लॉट ऑफ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर टाटा, बट इफ देयर इज वन कंपनी दैट कैन टर्न दिस अराउंड, इट इज द टाटास। और मैं और एक बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं इतना फाइनेंशियल लॉस है, इतना डेट है, आपको लगता है टाटा जैसा कंपनी और टाटा जैसा ग्रुप बिना पढ़े स्टडी किए जाएगा? At one time, if you see, the Jaguar company was closing down, the Jaguar Land Rover. Tata's have made Jaguar Land Rover an international brand and a huge success story. मुझे लगता है रतन टाटा साहब का दिल इसमें है। जीआरडी टाटा साहब ने ये एयरलाइन चालू किया उनका पूरा दिल और मेहनत करके, and I'm sure the Tatas will turn it around. I'm 100% sure.
and I think the public will come out in full support. जी. And the market shall will grow. India is a growing country. Domestic market in India is growing. International market in India is growing. ये कि कोविड टाइम में प्रॉब्लम पड़ा, लेकिन कोविड के पहले इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड. 17-18% ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर. दुनिया में कहीं ऐसा मार्केट ग्रोथ दिखा नहीं है. और इंडिया इज ऑलरेडी बिकमिंग द 4th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड. जी. सो हमारा पॉपुलेशन देखिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हम बात ही कर रहे थे कि देश की जनता के लिए तो एक और ये प्लस होगा कि एक बेहतरीन एयरलाइन एक बेहतर तरीके से मैनेज, और बिल्कुल 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 उस महाराजा का इंतजार होगा. सत्येंद्र पांडे जी, अभी हम बात कर रहे थे एयर इंडिया की फ्लीट की, तो दिखने में नंबर बड़ा है, दिखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है. हम ये भी जानते हैं कि एयर इंडिया के साथ एसेट्स भी आएंगे बहुत सारे. अगर हम एयर इंडिया का जो दफ्तर देख ले यहाँ पर मुंबई के अंदर, तो क्या खूबसूरत बिल्डिंग है और एक बढ़िया कॉस्ट भी अपने साथ वो लेकर आती है. लेकिन वो फ्लीट क्या बिल्कुल ऐसा है जिसको हम देख रहे हैं तो उतना बढ़िया उसको उनको कुछ सुधार उसमें नहीं करने पड़ेंगे? क्या कुछ खर्चे नहीं उनको उसमें लगाने पड़ेंगे? क्या होगा उनकी अप्रोच? नहीं, तो विपिन जी, खर्चे तो लगाने पड़ेंगे. और जैसा कि आपने फ्लीट के बारे में कहा, हाँ ये है कि एयर इंडिया के पास काफी बड़ी फ्लीट है. और जैसा कि आपने बताया कि इसमें से 23 एयरक्राफ्ट सेल एंड लीज बैक पर हैं, लेकिन ये सेल और लीज बैक के टर्म्स बेहतरीन नहीं है. इनको पूरा रीनेगोशिएट करना पड़ेगा. जो इनके पास 60-62 जहाज ओन्ड हैं, उनमें से जो A319s हैं उनको रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके इकोनॉमिक्स आज की तारीख में ठीक नहीं बैठ रहे. और जो बाकी जहाज हैं उनका कैबिन रिफर्बिशमेंट करना पड़ेगा. दर्शकों के लिए अगर मैं कुछ नंबर्स दूं, तो जो फ्लीट रिफ्रेश होगा इनका, इसका 700 से 1000 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जाएगा. बैलेंस शीट क्लीनअप के लिए 10,000 से 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जाएगा. और जो कॉस्ट इनको घटाने पड़ेंगे, और ये एक एक लाइन आइटम से घटाने पड़ेंगे, वो होगा 10,000 से 12,000 करोड़. विस्तारा की चर्चा की गई कि टाटा विस्तारा भी चला रहे हैं. हाँ, चला रहे हैं, अच्छी एयरलाइन है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि विस्तारा की आज के डेट में शुरू से लॉसेस 5,900 करोड़ लगभग इतना है. और एयर एशिया इंडिया, जो कि भी टाटा चला रही है, उसके भी लॉसेस 1400 करोड़ के करीब हैं. तो ये एक्विजिशन है अच्छा, देश के हित में है, लेकिन इसको आसान एक्विजिशन नहीं मानना चाहिए. फाइनली इंजीनियरिंग की काफी चर्चा करी गई है. इंजीनियरिंग, जो एयर इंडिया इंजीनियरिंग है, ये इस एक्विजिशन का पार्ट नहीं है. एयर इंडिया इंजीनियरिंग को सेपरेट रखा गया है. उसके अलग कारण हैं. तो अग्रीमेंट हो सकता है एयर इंडिया और एयर इंडिया इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस के लिए, इंजन्स की चर्चा करी गई, लेकिन इस एक्विजिशन का पार्ट एयर इंडिया इंजीनियरिंग नहीं है जी. तो आगे देखते हुए, जैसे दमानिया जी ने कहा, मार्केट बढ़ ही रहा है, कंज्यूमर उड़ने के लिए उत्सुक हैं. और आप ये ट्रैफिक नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं. लोग डोमेस्टिकली तो उड़ान भर ही रहे हैं, इंटरनेशनली भी जी जी धीरे धीरे लोग नहीं. उसी लोड फैक्टर की बात मैं A.K. भट्टाचार्य जी के पास लेकर आऊंगा कि कितना हमारे एविएशन सेक्टर में अभी उतना पेनिट्रेशन बाकी है और कहां तक हम जाएंगे. लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन साहब, एक सवाल आपसे कि जो ये हम बात कर रहे हैं कि टाटा के पास ऑलरेडी अंडर द बेल्ट 2 एयरलाइन है. एक डायरेक्टली है जहां पर विस्तारा जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ वेंचर है, और दूसरा एयर एशिया में भी हिस्सा है, अब ये तीसरा भी. तो क्या ये सिनर्जी बैठेगी इन सब की आपस में, या ये ओवरलोड की तरह काम करेगा? अब देखिए, ऐसा है कि अभी तक ओनरशिप एयर एशिया की अलग है, विस्तारा की अलग है, और एयर इंडिया की जो ओनरशिप है वो एक इंडिपेंडेंट रहेगी. तो मेरा मानना है कि अभी तो कहीं भी उसको वो स्ट्रीमलाइन या सिनर्जी में लाने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि एयर इंडिया का रेशनलाइजेशन और वर्किंग, उसके लिए कम से कम 5 साल का पीरियड चाहिए. तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि वो जो दूसरे एयरलाइंस है, उनके जो ग्रोथ प्लान है, उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में रख के, इधर जो
नेशनल कैरियर है, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है और एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज और चैलेंज वाला पॉइंट बन जाता है एक्विजिशन में। तो ज्यादा फोकस पहले वो एयर इंडिया पे रखेंगे और दूसरे कैरियर्स में जो उनको वहां ग्रोथ लानी थी उसको इधर थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि एयर इंडिया अपने आप में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही मार्केट शेयर 12.5% है, पर जो अभी भी उसके पास फ्लीट साइज है, मेरा मानना है कि वो 20-22% के मार्केट शेयर तक वो पहुंच सकते हैं उसके साथ। तो उसका यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाने हैं, तो वो सब चीजें लाके उसको स्ट्रीमलाइन करके, और जो अभी हमारी वर्किंग है उसमें बेसिकली अगर आप रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस देखें, क्योंकि काफी जो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, वो वेव ऑफ कराया। अभी जैसे आपने कहा कि वो 55,000 करोड़ का लोन 38,000 करोड़ आ गया है, वो इसलिए नहीं आया कि वो लोन कम हुआ है, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बना के उस लोन को वहां ट्रांसफर करा है। तो एयर इंडिया जब वो फाइनल एक्विजिशन में जाएगा तो उसका लोन कंटेंट काफी कम कर दिया जाएगा, तो उससे अपने आप से एक कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपए की डेट सर्विसिंग कॉस्ट का फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें अभी जब अल्टीमेट टर्म्स आती हैं उसके बाद ही हम लोग इनका निर्णय कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कहना इसमें कोई बहुत ज्यादा उचित नहीं हो पाएगा। जी ठीक है, चलिए तो काफी सारी बातें हुई और काफी सारी बातें हमें वक्त के साथ ही पता चलेंगी। जैसे ये एक्वायर करेंगे टाटास और धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई कहां पर कौन चीजें, कहां एडवांटेज है और फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो बहुत महीन चीजें होंगी जिसको लेकर टाटा को यहां से आगे चलना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि वो लेना होगा, लेकिन उसके बाद जैसे हमने कहा कि इंडियन एविएशन सेक्टर का कितना एपेटाइट है और उसमें जब एयर इंडिया एक प्राइवेट प्लेयर की तरह उतरेगी तो कितना पेनिट्रेट कर पाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खुशी के लिए काफी है। वेलकम बैक। तो टाटा के साथ टेक ऑफ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि एयर इंडिया का जो बिड है वो टाटा के फेवर्स में जाने वाला है, यानी कि एयर इंडिया की कमान यानी उसके विनिवेश के बाद अब ये टाटा को एक बार फिर मिलने वाली है। आपको याद है कि टाटा से ही इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये एक बार फिर टाटा के पास आ सकती है या आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या ये इतना आसान होगा और ले लेने के बाद किस तरह के चैलेंजेस होंगे और उससे क्या परिवर्तन आएगा। तो भट्टाचार्य जी, जो हम बात कर रहे थे कि इंडियन एविएशन सेक्टर, दमानिया साहब भी अभी बता रहे थे कि किस तरीके से इंडियन एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि वहां पर ही ऐसा होता है कि जेट एयरवेज भी बंद होती है, बहुत सारी एयरलाइंस को बीच बीच में तकलीफ भी जाती है। हम ऑलरेडी कोरोना हिट हुए, चलिए ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन अगर हम माने अभी की मौजूदा हालात को देखते हुए तो कितना एपेटाइट है हमारे एविएशन सेक्टर का, जहां पर टाटा के लिए या नई एयर इंडिया जो कि टाटा चलाएंगे उसके लिए एक भरपूर मौका होगा। देखिए, अगर आप थ्योरी को देखते हैं, मार्केट थ्योरी को देखते हैं, कोविड के दौरान जो हमारी जो डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो करीबन 64% नीचे आ गई, और अगर आप इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो 85% नीचे आ गई। तो ऑन पेपर अगर आप देखें तो इस साल और अगले साल ये जो पोस्ट कोविड पैसेंजर मार्केट रिकवरी का फेज आएगा, उसमें बहुत जो कंपनियां अपनी जगह में मौजूद रहेंगी, सशक्त रहेंगी और स्ट्रैटेजी को बना के उसको नए मार्केट शेयर को अपना बढ़ा सकेंगी, मैं ये मानता हूं कि उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। पर क्या ये अपॉर्चुनिटी टाटा अगर लेती है एयर इंडिया को, वो काफी देर में मिलेगी या ये अपॉर्चुनिटी टाइमली आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने भी पहले कहा और बहुत सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि जो टाटा अगर लेती है इसको, लेने के बाद बहुत सारे जो फॉर्मिडेबल चैलेंजेस जो आएंगी, जैसे फ्लीट टू एम्प्लॉय रेशियो, मार्केट शेयर अभी भी कम है, तो ये ऐसा ना हो कि जो ग्रोथ जो आएगा रिकवरी फेज में, वो जो कंपनियां ऑलरेडी पोजीशन में हैं उनके पास ना चला जाए और टाटा के स्वामित्व में आने के बाद भी एयर इंडिया उसको अपनी मार्केट शेयर को रिटेन ना कर सके। तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा।
पर हमें एक चीज को ये देखना पड़ेगा कि जो एंटायर डील में एक बहुत बड़ा एक विनर है इसमें। टाटा के एक कंपनी मिल गई पर उनका एक चैलेंज आ गया। जो पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए ऑप्शन बढ़ गया। पर सबसे बड़ा विनर मैं मानता हूं वो सरकार है। सरकार ने एक कंपनी, जिस कंपनी में वो हर साल पिछले अगर 7 साल में देखें करीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ का पूंजी उन्होंने इस्तेमाल किया है इस कंपनी को बचा के रखने के बाद। ये उन्होंने सरकार अपनी तरफ से 15-20 से 20 हजार करोड़ अगर रिजर्व प्राइस आ जाए इनके पास, वो 15 से 20 हजार रुपए लेकर वो कंपनी से अपना नाता तोड़ देगी और जो बाकी जो डिफरेंट कंपनीज जो जहां पे एसेट रखे गए हैं उनसे भी एसेट मोनेटाइजेशन कर सकेगी। तो मैं ये मानता हूँ टाटा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, पर सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू पोटेंशियल भी है और इस रेवेन्यू से सरकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट या अगर इकोनॉमी में जो डिमांड रिवाइव करने की जो क्षमता जो चाहिए वो बढ़ सकती है और बढ़ेगी। और ये चीज हमें इस चर्चा में भूलना नहीं चाहिए। ये चीज है। परवेज साहब, अब आपने तो चूंकि एक एयरलाइन चलाई है, पूरा अनुभव है आपको कि एयरलाइन जब आप शुरू से स्क्रैच से लेकर जाते हैं, से लेकर उसे एस्टैब्लिश करना और फिर एक दिन वो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस दे और उस दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते रहते हैं, तो एक टफ टास्क है किसी भी एयरलाइन को फ्लोट करना और चलाना। नो डाउट टाटा को पुराना अनुभव है और अभी भी ऑलरेडी वो इस बिजनेस में है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम एयर इंडिया की बात करें, जो आज वो लेते हैं, कितना वक्त लगेगा उनको पूरी तरह इसे सेटल करने में, इसके डेट वगैरह क्लियर करने में, इसको उस जगह पहुंचाने पे जहां पर ये अपना एक ऐसा अस्तित्व बनाए जहां ये मार्केट का एक मेजॉरिटी शेयर या एक ऐसा शेयर जिसमें इनके फायदे की बात हो वो लेकर आए और फिर लोगों के बीच भी वो चीज बैठ जाए कि हाँ हमें एयर इंडिया से ट्रैवल करना है? देखिए, पहले तो एयर इंडिया was a great airline. It can still become a very good airline. देखिए, एयर इंडिया कभी उसका फ्लीट यूटिलाइज, देखिए इकोनॉमिक्स एयरलाइन के कैसे चलते, आप एक जहाज लिया है, उसके कितने घंटे वो हवा में रहता है? ऑन एन एवरेज 12-13 घंटे प्लेन हवा में रहना चाहिए। इंडिगो का फ्लीट यूटिलाइजेशन मस्ट बी 12 to 13 hours. Air India's fleet utilization to the best of my knowledge was 4.5 hours. अगर आपका फ्लीट यूटिलाइजेशन ही नहीं है और आपका लोड 100% है तो भी आप प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते। मैं एक बात कहूं, सी Tata's must have made great study. I am not saying it's going to turn around tomorrow day after. देखिए, ये लॉन्ग टर्म का रेस है, ऐसा नहीं आज लिया और कल प्रॉफिट बनेगा। But Tata's of the group that is long-term sustaining power. उन्होंने ये सोच समझ के लिया है कि भाई कल ये टर्न अराउंड नहीं होने वाला, इसको टाइम लगेगा, इसको टर्न अराउंड होगा, इसमें नए जहाज लाने पड़ेंगे, पुराने जहाज रिटायर करने पड़ेंगे। देखिए, एयर इंडिया was such a bureaucratic organization. The amount of time taken to take its decision take years. एक अगर प्लेन लेना है तो उसके स्टडी को 6-7 साल लगते हैं। अरे 6-7 साल में तो पूरा मार्केट बदल जाएगा। But Tata's becoming a private company, they can take decisions immediately. They can say, okay, aircrafts beyond a certain age, let's scrap them. They can scrap it. It's a decision of one board meeting. Air India में तो एक नट बोल्ट खरीदने के लिए सालों साल लग जाते। लेकिन जो आप समझिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयर इंडिया के पास है वो किसी के पास नहीं है ना इंडिया में। देखिए, एयरलाइन का वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके पार्किंग लॉट्स, जो पार्किंग लॉट्स एयर इंडिया के पास है, जो लैंडिंग स्लॉट्स एयर इंडिया के पास है। और दूसरा क्या हो रहा था, जितना एयर इंडिया वीक हो रहा था, फॉरेन एयरलाइंस उतने ज्यादा पावरफुल हो रहे। एयर इंडिया का मार्केट शेयर कितने ले लिया? एमिरेट्स, एतिहाद, ब्रिटिश एयरवेज, KLM, लुफ्तांसा। Why did we lose? Because we did not have a strong flag carrier. Today it is a proud day for every Indian. We are going to have a great flag carrier which will fly the Indian flag. तो मेरे पास क्योंकि समय बिल्कुल अब कम रह गया है, एक सवाल मैं फटाफट राहुल जी से ले लेता हूं। राहुल साहब, अब ये जबकि सरकार अब अपने पास कोई एयरलाइन रखने नहीं जा रही है,
एयर इंडिया टाटा चलाएंगे। तो इससे ओवरऑल जो इंडियन एविएशन सेक्टर है, नेशनल इंटरनेशनल, उसमें क्या बदलाव हम देखेंगे आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कि काफी कंपटीशन बढ़ेगा, फेयर जो है उसमें भी काफी कंपटीशन बढ़ेंगे, लोगों को काफी फैसिलिटीज मिलेंगे। और एयर इंडिया जो अपने एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज के नैक और एक्सपर्टाइज के साथ जब टाटा उसको अक्वायर करेगी तो ऑफकोर्स उसमें और भी काफी इंप्रूवमेंट हमें दिखेगा। और जहां तक सिनर्जी की बातें हम लोग कर रहे थे, मैं उसको ही इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो डेटा है बाई 2030 हमारा जो पैसेंजर का जो एयर पैसेंजर का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है वो डबल होने का प्रोजेक्शंस है। तो ये एक बड़ा फील्ड है जिसको ये टाटा इस एक्विजिशन के थ्रू इनकैश कर सकता है और सिनर्जी की तरफ सिनर्जी अचीव कर सकता है। ऑफ कोर्स मैं अग्रीड हूँ इस बात से कि किसी भी एक्विजिशन में 4-5 साल तो लगेंगे ही एक सही डायरेक्शन में जाने में, बट टाटा का किसी भी कंपनी की अपनी एक्सपर्टाइज होती है, अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मुझे लगता है उसके आधार पे ये सक्सेसफुल होगा। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से आने वाले टाइम में लोगों को बेटर फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि सारे प्लेयर्स एविएशन में अब प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। जी, तो नहीं, नो डाउट कि बहुत एक्साइटिंग डे है। एंड फाइनली हम आते हुए देखेंगे जल्द ही एक फॉर्मल अनाउंसमेंट के साथ कि एयरलाइन टाटा के पास आ रही एयर इंडिया, और हमारा नेशनल कैरियर है, नेशनल प्राइड भी है एयर इंडिया। जिस तरह से हम देखते हैं दूसरे देशों के नेशनल कैरियर है, तो वो अभी भी अफ्लोट रहेगा और शायद अब ज़्यादा बेहतर मैनेज्ड होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा और लोगों को उसमें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और डेफिनेटली जो इंडियन एविएशन सेक्टर है, जो दुनिया में तीसरे या चौथे पायदान पे एक मजबूत तरीके से खड़ा है और नंबर 1 भी होने की तरफ अग्रसर है, उसमें हम देखेंगे कि और बेहतर हमारा आसमान यहां से नए एयर इंडिया के साथ होता हुआ नजर आएगा। बहुत बढ़िया बातचीत हुई। आप सभी मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि जल्दी हमें एयर इंडिया एक नए रूप में आसमान में नजर आए। नमस्कार।